लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी चरण में है, लेकिन जुबानी हमले लगातार तेज हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पीएम मोदी और भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने थानागाजी प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि देश के हालातों से आम आदमी भी चिंतित है। मोदी के राज में संविधान खतरे में है, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीदें रखना बेईमानी है। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आज तमाम अपोजिंग पार्टियां इस बात को लेकर एकजुट है कि इलेक्शन कमीशन खुद भी निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है निष्पक्ष चुनाव होंगे। इधर वीर सावरकर के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों से हटाने के मुद्दे पर जो सियासत प्रदेश में गरमाई है, उस पर उन्होंने कहा कि ये सब कमेटी का काम है। वहीं गहलोत आरएसएस पर निशाना साधते हुए बोले कि संघ को राजनीतिक दल घोषित कर देना चाहिए। वही संघ सांस्कृतिक संगठन की जगह पूरी तरह से राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रहा है। सीएम गहलोत ने मोहन भागवत को सुझाव देते हुए कहा कि संघ को बीजेपी में मर्ज कर देना चाहिए। सारी संस्थाओं में आरएसएस का कब्जा, सारे वाइस चांसलर आरएसएस के, मंत्री कौन बनेगा आरएसएस तय करते हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा आरएसएस तय करते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा? अगर आरएसएस अपना आपको राजनीतिक पार्टी डिक्लेयर कर दे तो इसमें हर्ज क्या बताइए? ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। वीर सावरकर के पाठ को हटा करके, जो कि एक वीर योद्धा, भविष्य के एक अच्छे युग दृष्टा और देशभक्त, उनके इतिहास को हटा करके और उनके बारे में अनर्गल और गलत इतिहास बढ़ाने का जो कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के जो सोचा जा रहा है, वह निंदनीय है, वह अशोभनीय है। मैं समझता हूँ बच्चों को इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि वह एक श्रेष्ठ नागरिक बने, देशभक्त बने। लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान के अंतिम चरणों में भी तीखी बयानबाजी कम नहीं हो रही है और अब इस तरह के मुद्दे उखड़ रहे हैं जिनके की वर्तमान परिदृश्य से कुछ लेना देना नहीं है। मुद्दों की बात इस चुनाव में कोई नहीं कर रहा है, देश की जनता की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। बस सब बोले जा रहे हैं, एक दूसरे पर तीखे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन 23 मई को जनता अपने मन की बात सबको बता देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मुद्दों को लेकर के मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आरएसएस दोहरे चरित्र का काम कर रही है। राजनीति करनी चाहिए लेकिन फ्रंट में आके करनी चाहिए। वे राजनीति भी करते हैं और पीछे से मना भी करते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करिए, राजनीति में मत करिए। उन्होंने मोहन भागवत को भी सलाह दी है, जो संघ प्रमुख है, कि खुलकर के इस विचारधारा के साथ आगे आना चाहिए। हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये नहीं कि दोहरे चरित्र का काम करें। उन्होंने यह भी कहा है कि वीर सावरकर मामले को लेकर के जो तूल पकड़ता जा रहा है, पाठ्यक्रम से हटाने की बात की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि उनका देश की आजादी के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। भाजपा इस पर काफी आक्रामक है और उनका साफ कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। एक ऐसे स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रहरी या कहें उससे जुड़े हुए ऐसे वीर सावरकर को अगर नजरअंदाज किया जाता है तो ये कांग्रेस की एक मानसिकता सामने आती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सियासत में सिर्फ दो ही चेहरे भाजपा गौण है, विचारधारा गौण है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही छाए हुए। उन्होंने जमकर के निशाना साधा और कहा कि सोशल मीडिया को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हाईजैक किया है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरे की बात है। साथ ही थानागाजी की घटना को लेकर के कहा है कि अपराध की वो है नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और हर 4 महीने में आला अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे किस जिले में क्या पोजीशन है, ऐसा क्यों हुआ, उसका डिस्पोजल क्या है, थानों का रवैया क्या है। तमाम जो पहलू हैं, जो जनता से फीडबैक मिल रहा है, उनकी समीक्षा होगी। चले हम तमाम पहलुओं को छूते हुए कोशिश करेंगे चर्चा करने की। हमारे साथ उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र लामा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, वीरेंद्र शर्मा जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। उमेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि हर बार जब सरकार बदलती है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, एक कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया जाता है। क्या माना जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, कई दफा राजनीतिक मंशा से कई निर्णय लिए जाते हैं। आपको ध्यान हो तो सबसे पहले अभियान चला था मुख्य स्थलों के नाम बदलने का। जयपुर के इंदिरा बाजार का नाम भी बदला गया था, कवि महाकवि के नाम पर रखा गया, बिहारी के नाम। जब इन बातों का कुछ नहीं निकला तो इन्होंने इतिहास के साथ में बदलाव की कोशिश की। भाजपा के शासन में अकबर महान वाली बात को लेकर चिंता व्यक्त की और उसमें संशोधन करने की बात की। मैं मानता हूं कि इतिहास में क्या लिखा हुआ है और हम लोगों ने क्या इतिहास में पढ़ा है, पॉलिटिशियन को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये काम विशेषज्ञों का है, इतिहासकारों का है। इतिहासकार क्या कहते हैं उसको मानना चाहिए। वीर सावरकर की बात आती है तो ये जब से देश आजाद हुआ उस समय से ये बात है कि वीर सावरकर का योगदान है, पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे, सब कुछ है। इन बातों को हम कैसे झुटलाएंगे, माना ये एक अलग बात है। कल को बात आएगी डॉक्टर हेडगेवार की, बात आएगी गुरुजी गोलवलकर की, बात आएगी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की। हम ये बताना है, हम इनको इस स्थिति में डाल देंगे कि ये अमुक विचारधारा के हैं, इसलिए ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनका देश के योगदान में, देश की आजादी में इनका भाग है, इनकी हमसे वैचारिक मतभेद है, इसलिए इनका कोई योगदान नहीं है। जो लोग इतिहास की बात कहते हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर हेडगेवार भी कांग्रेस से निकले हुए व्यक्ति हैं। कांग्रेस की नागपुर के जिला महामंत्री होते थे। कांग्रेस तो आंदोलन का नाम था, उसका आंदोलन का नाम था, राजनीतिक पार्टी नहीं। अब यदि इतिहास से बदलाव की बात होगी, आने वाली सरकार भविष्य में जब किसी दल की आएगी वो इनको बदलेगी, वो इनको बदलेगी। यानी हम कुल मिला के एक छात्र को या देश के नागरिक को गलत इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, जो सावरकर जी की बात है, सावरकर कोई राजस्थान के व्यक्ति नहीं है। उनका राजस्थान में कोई क्या योगदान है, क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। उनके योगदान की बात आती है, देश में आती है। देश में क्या किया, उदाहरण दिया जाता है कि वो जेल से भागे, काले पानी की सजा दी, काले पानी से भागे, बहुत उनके विषय में बातें हैं। यदि हम केवल राजनेताओं को लुभाने के लिए या अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए इतिहास में बदलाव की बात कहते हैं, ये मैं इसको उचित नहीं मानता। आने वाले समय में लोग गांधी जी पे प्रश्न लगाएंगे,
अन्य नेताओं पे प्रश्न लगाएंगे, नेहरू जी पे प्रश्न लगाएंगे। जी, हम इन महापुरुषों को क्यों कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? और हमारा काम है हाँ। शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना, हमारा काम है लोगों को तकनीकी शिक्षा देना। हम उसकी बात करते ही नहीं है कि लोगों को कैसे लुभाना है, इसमें बदलाव कीजिए, इतिहास में बदलाव कीजिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और इतिहासकार इतिहास देखिए, या तो आप उसके बिल्कुल आई विटनेस हो कि हाँ उस जमाने में मौजूद था, अगर आप नहीं थे तो मुझे लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। खैर ये सरकारों का अपना एक देखना है। मैं जी आपके पास आना चाहूंगा। हर बार इतिहास के पन्नों को बदल दिया जाना, 10th की अभी सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसको लेकर के चर्चा है कि एक कमेटी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीर सावरकर का आजादी के इतिहास में कोई योगदान नहीं है। कुछ लोगों ने योगदान बताया, कुछ ने नहीं बताया। तो ये वक्त ऐसा क्यों हो चला है कि कभी नाम बदलना भवनों का, फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम में नाम बदल देना, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसकी? योगेंद्र जी, पहली बात तो देश की जो इतिहास है उससे इंसान करने का अगर किसी जाता है तो मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान सरकार है इन्हीं को ही जाता है। उससे पूर्व भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस पार्टी की रही, चाहे अन्य पार्टियों की रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज इन दिनों में ताज़ा एग्जाम्पल आपको दिखा होगा कि आज तक के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 30 साल तक भीख मांगता रहा। दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरे टीवी चैनल में इस बात को कहा है कि 1987 में मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की कोई जनसभा चल रही थी, उसमें से उनका मैंने फोटो लिया और वो फोटो डिजिटल कैमरे से फोटो लेके और मैंने मेल करवा दिया और वो पत्रकार जो है देश की तमाम पत्रिकाओं में छपी। तो इस बात से एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि देश की 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 30 साल भीख मांगता था। तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि भी आप भीख मांगते थे, आप फोटोग्राफर थे, या उस टाइम डिजिटल कैमरा था, या मेल कर दिया था। रही बात वीर सावरकर की, तो जिस प्रकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, पूर्ववर्ती राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, जिस प्रकार उनका रोल जो बढ़ा चढ़ा करके बताया। और मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को कहा है कि जो कमेटी बनी है उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। उनको एक्चुअल वास्तविकता क्या है उस पर पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात की, और कमेटी ने जो भी सिफारिश की होगी या कमेटी ने जिस बात को माना होगा, और अगर फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन है कि साहब नहीं है तो भी उसको कंसिडर किया जाएगा। हम में उन लोगों में नहीं है जो एकदम नकार दें कि साहब नेहरू जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। वीर सावरकर जी के बारे में तो जो बातें हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये तो खुद कह रहे थे कि जिस प्रकार वो जेल में रहे, तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा कि वो जेल में नहीं रहे होंगे, लेकिन ये बात भी जिस प्रकार वो जेल में रहे, ये बात भी इतिहास में है। उसी प्रकार उन्होंने माफी मांगी अंग्रेजों से, और 1942 का जो आंदोलन था उसका उन्होंने अपोज भी किया। ये भी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। फिर भी हमने जो कमेटी है, कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो बिना किसी प्रेशर की रिपोर्ट आई है, और उसमें इस बात को बिना जो उन्होंने जो बात मानी है वो बातें होगी, और फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उस पर भी विचार किया जाएगा। ये नहीं है कि हम बीजेपी की तरह हिटलर साइड दिखाएंगे कि नहीं साहब ये तो हमने कह दिया और वो लागू होगा। चलिए वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। यह इस पीढ़ी के साथ में एक मजाक कहूंगा मैं, इतिहास के पन्नों में हर बार छेड़छाड़ की जाएगी। या तो इतिहास ये तय होना चाहिए कि 5 साल के रहेगा, 5 साल बाद में पाठ्यक्रम बदल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें अच्छे से ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा। लंबे समय तक जब पढ़ते थे, सालों तक इतिहास के पन्नों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता था। अगर नया कुछ आपको एडिशनल जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये कभी मैंने छेड़छाड़ होते हुए नहीं देखा। या तो आजकल के पॉलिटिशियंस जो हैं सरकारों में चुनकर के बैठते हैं जनप्रतिनिधि, उनका IQ पहले के नेताओं से ज्यादा है, या इतिहास मुझे लगता है कि उस वक्त उन लोगों से की उंगलियों में इतनी जान नहीं थी कि इतिहास के पन्नों को बदला जाए। स्टडी लेवल अब ज्यादा हो गया, लाइब्रेरी अब ज्यादा सक्रिय हो गई। ऐसा क्या हो रहा है कि हर इस पीढ़ी को ये बताना पड़ता है कि नहीं ये वो था, और फिर उसको बदल दिया जाता है कि नहीं ये वो था? ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से आज के ये हालात हैं, वर्तमान कांग्रेस सरकार के शिक्षा मंत्री जब ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके योगदान को पूरे देश नहीं, पूरे विश्व ने स्वीकार किया।
चाहे आप उनकी लिखे हुए लेखों को पढ़ें, चाहे उनकी पुस्तकों को देखें, चाहे स्वतंत्रता के हमारे इतिहास को देखें, आप ये देखेंगे कि 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई हमारे यहाँ पर, उसका इतिहास लिखने का अगर कार्य किसी ने किया था तो वह वीर सावरकर जी थे। और उनके नाम के आगे बिल्कुल स्पष्ट है, उनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, लेकिन हम उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? स्वतंत्र वीर सावरकर। यानी उनके नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि उन स्वतंत्रता में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सर्वप्रथम जो अंडमान में जो कीर्ति स्तंभ था उसके ऊपर से उनका नाम हटाने का कार्य इन्होंने किया। संसद भवन में जो चित्र उनका लगाने जा रहे थे उसका भी इन्होंने विरोध किया। और इन सब के बावजूद अब जब इनका नाम है, अगर इतिहास में बच्चे, अगर हमारे बच्चे अगर इस प्रकार के हमारे वीर स्वतंत्र वीरों का इतिहास पढ़ते तो इसमें गुनाह क्या है? अगर स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान सभी का रहा है तो मैं समझता हूं कि जितने भी स्वतंत्र वीर रहे हैं उन सभी का इतिहास हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। चौथा विषय जो मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, अगर ऐसा कुछ होता तो इन्हीं की सरकार ने उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया था। तो या तो ये उन्होंने जो डाक टिकट, इन्हीं की सरकार ने जो डाक टिकट जारी किया, या तो ये उससे वो नहीं है, सहमत नहीं है, या फिर ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं इन्हीं की सरकार के कार्य के ऊपर भी। चौथा विषय देखेंगे कि हमारे यहीं पे इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान। अकबर महान पढ़ाई है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्रवादी थे उनको पढ़ाने में इन्हें समस्या क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही बात कहती है कि अगर आप अकबर महान भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, लेकिन जो हिंदू राष्ट्रवादी थे उन्हें भी पढ़ाइए ना, आपको समस्या क्या है? मैं समझता हूं कांग्रेस को अगर किसी चीज से नफरत है या कांग्रेस विरोध करती है तो हिंदुत्व से कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस दलित विरोधी भी रही है, क्योंकि वीर सावरकर जी दलितों के भी शुभचिंतक थे, दलित नेता भी थे, दलितों के मसीहा भी थे। उन्होंने जिस प्रकार से केवल स्वतंत्रता आंदोलन में ही योगदान नहीं दिया, उन्होंने समाज सुधार के भी कार्य किए, उन्होंने छुआछूत को मिटाने का भी कार्य किया है। और मैं समझता हूं अगर ऐसे वीर महापुरुषों के पाठ हमारे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं तो हमें उनसे अनेकों चीजें सीखने को मिलेगी और हमारे युवाओं को प्रेरणाएं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे यहाँ पे इतिहासों में, हमारे यहाँ के इतिहास में वीर सावरकर जी को भी पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, आप लंबा जी कुछ कह रहे हैं बीच में। कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार मेरे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, तो पहली बात तो आपको ये जो वकालतनामा किसने दे दिया कि हिंदुत्व की आप वकालत करें? हिंदू है वो हम सब लोग हैं। हिंदू तो का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए भी हिंदू है, योगेंद्र जी भी हिंदू है। और अगर हिंदुओं की चिंता है, अगर देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और RSS को, बीजेपी को, तो आपने पूर्ववर्ती राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार थी 550 मंदिर तोड़े गए। वो हमारे जो धर्म के प्रति सबसे बड़ा कोई अपमान था तो वो था। हजारों गाय बेरहम मरी। और ये जो आपके वीर सावरकर जी की बात है, उन्होंने खुद जो गौ पूजन किया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, उसको बड़ा ही पूजनीय माना जाता है। कोई शुभ कार्य में हम गौ पूजन करते हैं, उसका उन्होंने वीर सावरकर जी ने भी विरोध किया। और आपने कहा डाक टिकट जारी किया, तो मैं तो ये बात खुद कह रहा हूँ कि भी बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी हिटलर साइड होती नहीं है। अगर कोई सही फैक्ट है तो उनको मानती है, कोई उनको उनकी पूरी जीवनी पे कांग्रेस पार्टी कभी विरोध नहीं करती। लेकिन जो 4 बार माफीनामा है, या जिस प्रकार की भी वो महात्मा गांधी जी से भी ज्यादा महान थे, और महात्मा गांधी जी के तो खुद के जो उनकी जो हत्या हुई है उसमें 8 जो मुख्य अभियुक्त थे उनमें वीर सावरकर, हालांकि जो एविडेंस नहीं आई इसलिए वो बरी हो गए थे, इसलिए आप सवाल ही नहीं उठते, क्योंकि जो अगर कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिली। इस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो काम है योगेंद्र जी की मुख्य काम यही है कि वो प्रदेश में आए, केंद्र में आए और वो देश के आम जनता से, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में तो ये है कि भी हमें जाति और धर्म के नाम से गुमराह करते हैं। अरे मेरे भाई, हिंदू है, हिंदू में तो किसान भी है, जो आज जो उनकी सुसाइड है वो कई गुना बढ़ गई आपके कार्यकाल में, उनको उनकी फसल की कीमत नहीं मिली। हिंदू में तो दलित भी आते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के मॉडल स्टेट में गुजरात में जो मर्द पशुओं को उठाते हैं, वो वाल्मीकि समाज के लोग, वो भी तो हिंदू हैं। उनकी जिस प्रकार बेरहम मौत हुई, उन्ना में आपने देखा आपके
एक जो दलित बालिका है, हिंदू धर्म की दलित बालिका, आपके बीजेपी के विधायक ने उनके साथ किस प्रकार गैंग रेप किया, फिर उसके चलिए अपन कहाँ जा रहे हैं अभी? गैंग रेप पर थानागाजी को भी याद कीजिए, गैंग रेप पे वो भी दलित महिला है। अगर यही याद रहता तो उस पर कार्रवाई पहले हो चुकी होती। कितने दिन बाद कार्रवाई? आपने सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कार्रवाई दबाई है। और आप किस प्रकार हिंदू विरोधी है, ये पूरा कच्चा चिट्ठा आपका देश के सामने है। लोग मेरे भाई, अगर आप हिंदू विरोधी नहीं होते विधायक पूर्व मंत्री की तरह वीर सावरकर पर झूठा मुकदमा नहीं चलाते, वीर सावरकर पर झूठा मुकदमा नहीं चलाते। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उस पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम उसके लिए पैसे लेके नहीं जा रहे कि तुम लोग पैसों में बिक जाओ। न्याय आपने दिलाया जब सोशल मीडिया पर आया है, वह आपने न्याय दिलाया है। हम किरोड़ी लाल जी मीणा की तरह सोशल मीडिया पर जो आया है वह न्याय आपने दिलाया है। इस पीड़िता की फोटो, ये देखिए इस पीड़िता के बाप की फोटो, ये देखिए इस पीड़िता और आपकी मंत्री ममता भूपेश जी ने तो अपने फेसबुक पेज पर भी वो फोटो शेयर की। इससे घृणित कार्य तो कोई हो ही नहीं सकता। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आप, या फिर किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं राजनीति को? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि 27% अपराध कम हुए और हमारी सरकार का तो जो प्रयास है प्रदेश के प्रतिदिन अखबार पढ़ेंगे तो आपको आपकी सरकार पे शर्म आएगी। बिल्कुल जो हो रहा है, प्रतिदिन अखबार पढ़ेंगे आपको आपकी सरकार पे शर्म आएगी। परिवार के साथ बैठकर अखबार नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल गलत हो रहा है जो हो रहा है, और जो परंपरा चल रही है पिछले 5 साल से, बिल्कुल उस पर रोक लगेगी। आप चिंता मत कीजिए। अगर आज समय आप परंपरा और सरकार ने इसके लिए लांबा जी क्या परंपरा क्या चल रही है? देखिए योगेंद्र जी, पूर्व में जो आज से 5-5.25 साल पहले प्रदेश में भारतीय जो कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार आने के बाद 25% अपराध बढ़ गए। तो परंपरा कहेंगे आप उसको? इनकी तो परंपरा ही नहीं, ये कैसे कोई आप ये बताइए। देखिए आप इस बात पे भरोसा करते हैं, मंत्रियों ने क्या किया था पता भी है आपको? इस बात पे भरोसा करते हैं आप कि इस तरह के अपराध कोई सरकार जानबूझ करके बढ़ावा देती है? भाई देखिए, राजनीतिक बयानबाजी आप दोनों के अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई दिल से कह सकता है ये बात? मैंने परसों अपन डिबेट में साथ थे, मैंने इस बात को स्वीकार किया। चलो राम जी, छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीर सावरकर को लेकर के जो पाठ्यक्रम में विवाद पैदा हुआ है उसको लेकर। खैर चलिए, आपने सुना वीर सावरकर को लेकर के दोनों तरफ से क्या क्या कहना है। एक बात और कही गई है यहाँ पे, अलवर के थानागाजी केस के बाद मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी चीजें जो कही थी कि एसपी के स्तर पे भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, डिले होना नहीं चाहिए, हर मुकदमा दर्ज होगा, मॉनिटरिंग होगी। अब अशोक गहलोत इन तमाम कवायद के बाद अब अपराध की रोकथाम के लिए हर 4 महीने में एक बार अधिकारियों के साथ समीक्षा भी करेंगे। उमेंद्र जी, अगर रूटीन प्रक्रिया में हर चीज को उसके डिस्पोजल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हर मुख्यमंत्री के यहाँ पे एक कभी एडिशनल डीजी रैंक का अधिकारी, कभी आईजी रैंक का अधिकारी, कभी डीआईजी रैंक का अधिकारी हमेशा बैठता है। ऐसा क्या होता है कि जब हमें प्यास लगती है तब हम कुआं खोदते हैं? ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। आपके पास में अगर समीक्षा नहीं भी करें, जिनको मोटी पगार दी जाती है, आपके पास में चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम होता है, डीजीपी होता है, रेंज आईजी हैं, एसपीज हैं, उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं सरकार को महसूस होता है कि लोगों को सुना नहीं जा रहा। योगेंद्र जी, किसी भी सरकार का एक लक्ष्य होना चाहिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करने का, समयानुकूल काम तय हो। अशोक गहलोत जी बहुत परिपक्व नेता हैं। वे इस समय राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। उनका व्यापक अनुभव है, 3 दफा वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनके समय में यदि कोई घटना घटित होती है तो देश की जनता उसको गंभीरता से लेती है, क्योंकि किसी परिपक्व नेता के समय में ऐसी घटना होती है तो चिंता का विषय होती है। यदि मानिए कोई सामान्य ढंग से बना, पहली दफा बना, जिसका राजनीति में ठीक है भाग्य से बन गया, उसके समय में घटना होती है तो ये माना जाता है कि अपरिपक्व है, प्रशासनिक क्षमता नहीं है। अशोक गहलोत जी से राजस्थान की जनता को बहुत उम्मीद है, अच्छे प्रशासन की उम्मीद है। पहले भी ये तय था कि किसी व्यक्ति की यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो ऑनलाइन लिखवा सकता है, ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन ये कारगर नहीं हो पाई, केवल कागजों में इसकी घोषणा हुई। समयबद्ध योजना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देने होंगे कि निश्चित अवधि में चालान पेश हो,
निश्चित अवधि में जो भी मामले हैं अदालत में पेश किए जाए। राजस्थान की अदालतों में मामले इतने अधिक पड़े हुए हैं कि वो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। हाई कोर्ट की तो स्थिति यह है कि कई कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसे जो विशेष मामले हैं उनके लिए विशेष अदालतें स्थापित होनी चाहिए, उनके माध्यम से सुनवाई होनी चाहिए। और थानागाजी की घटना जो है इसकी हर व्यक्ति ने निंदा की है और वाकई में ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जिसमें मानवता होगी वो इस घटना को जितना अधिक है उसकी निंदा किया जाएगा। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने जो घटना घटित की है जी, लेकिन यहाँ एक सवाल ये है उमेंद्र जी कि हर 4 महीने में एक बार मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, क्योंकि वो गृह मंत्री भी वही हैं, उनके पास गृह विभाग भी है। मॉनिटरिंग का अभाव अभी कहीं रह रहा है जिसे वो दुरुस्त कर पाएंगे? देखिए, प्रशासन के पास में बहुत सारे काम होते हैं और कई दफे देख पाता है कि इस काम को महत्व कितना मिलना चाहिए। जो पीड़िता के मामले हैं, जो इस प्रकार के मामले हैं, उनको प्रायोरिटी के साथ में होना चाहिए। मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, कि हम पीड़िता के शब्द के बारे में कई दफे लिखते हैं दलित बालिका के साथ में अमुक घटना घटी। मैं इस शब्द को प्रयोग करने के बिल्कुल खिलाफ हूं। जो पीड़िता पीड़िता है, आरोपी आरोपी है। हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि दलित है, पीड़ित है, जाति धर्म जाति से नहीं लिखना चाहिए। उससे लगता है, उससे बाद भी क्या कि एक जाति विशेष की लॉबिंग शुरू हो जाती है। थानागाजी की जिस दिन घटना घटी, हर व्यक्ति दुखी था, हर व्यक्ति के मन में पीड़ा थी कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं हो। लेकिन कुछ संगठनों ने इसको जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल देने की कोशिश की, मैं उसके भी खिलाफ हूं, उसकी भी निंदा करना चाहूंगा। देखिए, दलित हो या कोई सवर्ण जाति की महिला हो, पीड़िता पीड़िता है। हम ये कहें कि दलित महिला के साथ हुआ, मैं ऐसा नहीं हूं। दलितों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, लेकिन पीड़िता को हम ये कहें कि उसकी पहचान एक दलित के नाम से बताएं या ओबीसी के नाम से बताएं या सवर्ण के नाम से बताएं, ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बात। वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अक्सर राजनीतिक आंदोलन जो होते हैं, विक्टिम किस धर्म का है, किस जाति का है, उसे उसी तरह से परोसा जाता है अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए। क्या ये बात सत्य नहीं है कि कोई भी विक्टिम जो है, पीड़ित है, वो पीड़ित है? तो हम जातियों में क्यों बांटते हैं पीड़ा को भी? कि देखिए, जो भी ऐसा करते हैं वो पीड़ित को अगर जाति और धर्म में बांटते, तो मैं समझता हूँ वह भी एक कुकृत्य ही है। और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दादी जी ने जो कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं भी, हमारी भी कोशिश रहती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार की कोशिश करती है कि इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सामाजिक रूप से हम सभी का यह दायित्व भी बनता है कि इस प्रकार की राजनीति नहीं करें, ना ही इस प्रकार के समाज में कार्य होने दें। लामा जी, जातियों को इंगित करके आंदोलन चलाए जाते हैं कि फला के साथ जाति हुई, उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ। अपराध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक पीड़िता होती है, उसको जाति धर्म इसमें क्यों बांटा जाता है? निश्चित रूप से योगेंद्र जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको नहीं बांटा जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश के लॉ में भी है। जिस प्रकार अगर हम बात करें तो जैसे जेंडर के हिसाब से मानते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, या जो ST/SC की बात है कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश का कानून, देश का संविधान कि अगर पीड़ित तबका है या डिप्राइव्ड सेक्शन है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, या उनको जल्द उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा है, तो उसमें उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में या उसको लागू करने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसको जाति के आधार पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि पीड़ित वर्ग है तो चाहे वो पीड़ित वर्ग की महिला किसी भी कास्ट से है, किसी भी धर्म से है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर इस बात में अगर हम जाए तो कांग्रेस पार्टी है, वो तो हमेशा 36 कौम की बात करती है, हर जाति वर्ग हर धर्म। लेकिन अभी हो यही रहा है, अभी यही हो रहा है कि दलित परिवार की बच्ची है या दलित परिवार का बच्चा है या फिर अमुक धर्म के लोग हैं, ये कोट किया जाता है। मुझे लगता है, मैं ये वो चर्चा बताता हूं कि जो लोग एक पढ़ा लिखा तबका या आम आदमी इस बात को पसंद नहीं करता कि पीड़िता है। ये बात ठीक है कि आज एट्रोसिटी के इश्यूज हैं या कोई पीड़ित पक्ष एक पर्टिकुलर एक कास्ट का है, लेकिन वो ठीक है, संविधान में उनको जगह है। लेकिन यहाँ क्या उस नाम को, उस जाति को, उस धर्म को कोट करने से न्याय अलग अंदाज में मिल जाएगा?
निश्चित रूप से मैं तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि जैसे आज किसी महिला के साथ रेप होता है, उसके साथ गैंग रेप होता है, तो किसी जाति वर्ग की हो, उसकी जो पीड़ा है वो तो समान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग करने वाले कौन होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पार्टियां हैं वो भी ये बात नहीं करे ना कि इस धर्म का है, इस जैसे आज सोशल मीडिया पे योगेंद्र जी आप देख लो तो बड़ा लगता है कि आप देखोगे कि हर बात होती है ये धर्म का इसलिए हो रहा है, ये जाति का इसलिए हो रहा है, तो ये फैलाते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों के लोग ही इस बात। चले, आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक गहलोत जी ने एक बात कही है कि सोशल मीडिया अच्छा एक हथियार हो सकता है लोगों में तरक्की के लिए, मोटिवेशन के लिए, कहीं कोई गंदगी है तो उसे दूर करने के लिए, दिमाग को ठीक करने के लिए, सारी चीजें। लेकिन उन्होंने सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे और अमित शाह पे, कहा कि सोशल मीडिया को जिस तरीके से भ्रमित किया है वो आने वाले कल के लिए बहुत ही विध्वंसकारी है, बहुत ही खतरनाक है। ये खेल जो खेल रहे हैं उससे देश की स्थितियां बिगड़ेंगी, सुधर नहीं सकती, सीधा आरोप लगाया उन्होंने। योगेंद्र जी, इस मामले में कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के लिए भी कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ नियम कायदे तय होने चाहिए, एडमिन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जिसके जो जस्ती है वो उसमें डाल देता है। अधिकांश जो तनाव की स्थिति होती है उसके लिए मैं सीधा सीधा सोशल मीडिया को भी जिम्मेवार मानता हूं। इस थाना गाजी वाले मामले में एक व्यक्ति ने वीडियो वायरल किया, पकड़ा गया, लेकिन यदि वो व्यक्ति, मैं दोनों बातें कह सकता हूं, यदि वो नहीं डालता तो शायद मामला सामने भी नहीं आता, और यदि उसने डाला तो ये उसने उसकी महिला की जो पीड़िता है उसकी बदनामी भी की, दोनों परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इसका एक अंकुश होना चाहिए। आज जिस प्रकार से गंदी भाषा का प्रयोग होता है, जिस प्रकार से फोटो प्रदर्शित किए जाते हैं, भड़काने वाली बात होती है। देखिए, कई दफा स्थिति ये होती है, यह राजस्थान में 2-3 दफा हो चुका है, छोटे से तनाव हुए, उसके बाद में यहाँ सोशल ये व्हाट्सएप इस पर बैन लगाना पड़ा, 24 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए बैन लगाना पड़ा। ये सब स्थितियां क्यों होती है? क्योंकि इसमें अपरिपक्व लोग हैं जिनका उद्देश्य ये है कि हम कैसे तनाव बढ़ाएं। कैसे? ये गहलोत जी ने सीधा सीधा मोदी जी को चुनौती दी है। देखिए, कभी कभी क्या होता है राजनीति में, चुनौतियां देखिए अपना ग्राफ भी बढ़ाया जाता है। हो सकता है गहलोत जी भी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ है, वो अपना पार्टी में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए कई बार ऐसी बातें कहते हैं और वो चलता है। राजनीतिज्ञ है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, परिपक्व नेता है, इसलिए हो सकता है देश में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए बड़े नेता पे यदि टारगेट किया जाता है तो ग्राफ बढ़ता ही है। इसलिए उन्होंने क्या परिप्रेक्ष्य में कहा है ये वो जाने। लेकिन ये इस माध्यम के इन्होंने जो ये मोदी जी बात कही है, ये कह के उन्होंने ये बताया है कि मैं सीधा सीधा उनको चुनौती देने की कोशिश कर रहा हूं। यानी चुनौती देके आप कांग्रेस में एक बड़े नेता के रूप में उभरने की कोशिश में, और ठीक है, राजनीतिज्ञों को उभरना चाहिए। आज कांग्रेस के पास भी ऐसे अशोक गहलोत जैसे बड़ी प्रोफाइल के लोग बहुत कम हैं। यदि देखा जाए तो अशोक गहलोत जी की प्रोफाइल बाकी अन्य नेताओं की तुलना में बहुत बड़ी है, इसलिए वो अपनी प्रोफाइल को और बड़े अंदाज में लाने के लिए कई दफा हमले भी बोलते हैं, कई दफा चुटकुलेबाजी भी कहते हैं, कई दफा बात है ये राजनीति का एक नमूना मान सकता हूं मैं, राजनीति का एक प्रयास मान सकता हूं कि वो किन प्रयासों के तहत है ये चीजें। वीरेंद्र जी, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, अशोक गहलोत ने, मैंने फिर दोहरा देता हूं आपको, कि सीधा हमला अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पे बोला है कि वो समाज को जिस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को एक बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो आने वाले कल के बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, 3 अलग अलग विषय हैं। जिस प्रकार से माननीय गहलोत जी ने कहा, मैं समझता हूं अपनी संभावित हार को देखते हुए बौखला गए, क्योंकि उन्होंने केवल सोशल मीडिया पे नहीं, उन्होंने संविधान के ऊपर भी अंगुली उठाई, और जो जिन लोगों ने देश के ऊपर आपातकाल लगाया वो संविधान बचाने की बात कर, उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी अंगुली उठाई है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार वो अंगुली उठा चुके हैं, और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए भी गलत बात कर भाई, आप गलत, तो मैं अगर आ रहा हूँ लामा जी, आ रहा हूँ जो आप बातें कह रहे हैं वो बीजेपी नेताओं पे लागू है। लामा जी, आ रहा हूँ, एक बार इसी प्रकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बात करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया के बारे में भी उन्हें समझने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस बहुत हद तक पिछड़ चुकी है। जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी, ठीक उसी प्रकार पुनः 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करने जा रही है। रही बात
बात सोशल मीडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स की, तो जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने अपने यहाँ पे कंटेंट डिसाइड कर दिए हैं कि कोई भी गलत कंटेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और वो कंपनियां भी उसके लिए जिम्मेदार है जहां भी अगर ऐसा कुछ होता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें करना वर्तमान युग में और डिजिटल क्रांति के इस युग में तो उनकी बौखलाहट है जो सबके सामने आ रही है। अब बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी की आज अशोक गहलोत जी ने बात की, एक स्टेटमेंट आज मायावती जी का किया है। उन दोनों नेताओं ने सेम बात स्वीकार की है कि नरेंद्र मोदी जी आज से 6वां और 7वां फेज है, उसमें जाकर के बार बार 7वां फेज होगा, 7वां फेज होगा, लेकिन उन्होंने शुरू कर दी थी 6ठे फेज से ही। बार बार जाकर के अलवर की घटना की चर्चा करते हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है, चाहे आप राजस्थान के लिए मान लो, हम सब के लिए मान लो, सरकार के लिए मान लो, किसी के लिए भी मान लो, और उसके लिए उसका उपाय होना चाहिए और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसके लिए राजस्थान की जो सरकार है वो अच्छा स्टेप उठाने जा रही है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी इतने गंभीर है, इतने चिंतित है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भारत देश को वर्ल्ड में नंबर 1 महिला अत्याचारों में वर्ल्ड में नंबर 1 का तगमा दिलाया। आप भूल गए आपके उन्ना व्यभिचारियों में नंबर 1 राजस्थान को आपकी सरकार ने दिया। कितने मंत्री जेल में हैं और आपके वर्तमान विधायक पर भी व्यभिचार का आरोप लगाया अभी अलवर का और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया की कल की घटना की सच्चाई भी आप स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी आप उसको सोशल मीडिया की बात को भी गलत लगे। सोशल मीडिया पे जो आप लोग गलत फैलाते हो, जाति और धर्म गलत फैलाने का कार्य आपके आईटी कर रही है। मोदी जी को हिटलर के रूप में किसने पेश किया? आपने पेश किया। आप अपनी नीतियों का आपने प्रचार कीजिए ना। जो घोटाले और भ्रष्टाचार आपने किए उन्हें पेश कीजिए। अगर आपने राफेल घोटाला किया तो उसको छुपाइए। आपके घोटाले, आपके भ्रष्टाचार क्या क्या किए पूरा देश सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देख चुका है। उसने आपको अस्वीकार कर दिया। आपका नेतृत्व अस्वीकार हो चुका है। आप नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। अमित शाह जी के बेटे ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया तो उसकी चर्चा रॉबर्ट वाड्रा जी की चर्चा भी सामने लाई है। करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई हो चुकी है। आपका पहला परिवार बेल पे है। आपका पहला परिवार बेल पे और शीघ्र ही जेल में भी होगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी अपराधी अगर नरेंद्र मोदी जी चोर है तो वो भी जेल में जाने चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जी चोर है तो वो भी जेल में जाने चाहिए। और किसी ने अच्छा आपने स्वीकार किया कि रॉबर्ट वाड्रा जी चोर है, आपने स्वीकार किया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। आप ये भी स्वीकार कीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। सब पे लागू होता है। माफी मांग चुके हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम इस देश सोच लीजिए आप, जोड़ने वाले आप सोच लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांग चुके हैं। गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी। आपने 4 बार माफी मांग चुके हैं। 4 बार। नरेंद्र देश का जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज ही कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी की और वो चोर है। राफेल घोटाला उन्होंने किया और वो चोर है। इसी विषय पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांग चुके हैं। पूरा देश सच्चाई को जान चुका है। आपका पहला परिवार बेल पे है जो शीघ्र ही जेल में भी होगा। तो आप अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को दबाने के लिए इस प्रकार की बौखलाहट की भाषा मत यूज कीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कैसा नेचर है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ गए तो 50 साल नहीं आने देंगे। ऐसे नेचर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नहीं है मेरे भाई। और देश का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेचर को पूरा देश पूरा विश्व समझ चुका है। उनका नेचर किस प्रकार का है। 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा। और कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को वीर सावरकर जैसे अध्याय को लेकर पूरा देश जान चुका है। अकबर महान दलितों से आपको आपकी कुंठाएं सबके सामने है। हिंदू विरोधी के रूप में आपकी कुंठा सबके सामने है। दलितों के मसीहा को आप स्वीकार नहीं करते हैं। और अमीर 15 चंद लोगों के लिए नोटबंदी आप लागू कर देते हैं, जीएसटी आप लागू कर देते हैं। और आपातकाल देश के ऊपर आपातकाल किसने लागू किया था आपने? अरे वो भाई मेरे भाई कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार, सिख नरसंहार के ऊपर आप कहेंगे हुआ जो हुआ। क्या करें मेरे भाई? सिख नरसंहार के ऊपर आप कहेंगे हुआ जो हुआ। साहब ने क्या सिख नरसंहार याद है आपको? आपके नेता बोलते हुआ जो हुआ। सिख नरसंहार पे भी कुछ बोलेंगे या आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि हुआ जो हुआ? नहीं बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिख नरसंहार पर आपके नेता बोल रहे हैं हुआ जो हुआ। आप भी उसे सही मानते हैं क्या? आप सही मानते हैं क्या? उसने नेता ने बोला है आप सही मान रहे हैं क्या? आप भूल गए राजस्थान में जो अत्याचार बढ़े थे,
राजस्थान में व्यभिचार की घटनाएं आपके राज्य में कितनी हुई? आपके मंत्री, आपके विधायक, अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया था। व्यभिचार की घटनाएं आपके मंत्री, आपके विधायक और आपके वर्तमान एमएलए अलवर के कांग्रेस के अलवर के विधायक, कांग्रेस के अलवर के विधायक व्यभिचार के आरोपी बन चुके हैं। यानी कांग्रेस का व्यभिचारी शासन प्रारंभ हो चुका है और जिस प्रकार की उत्पीड़न की घटनाएं कांग्रेस की सरकार में प्रारंभ हुई है, मैं समझता हूँ राजस्थान शर्मसार कर दिया आप लोगों ने 4 महीनों में। मेरे भाई, अगर आपको लगता है राजस्थान शर्मसार कर दिया, तो अगर ऐसी कोई पीड़ा है तो उसका रोकने के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। लेकिन वसुंधरा जवाब कितने दिनों के बाद घटना हुई है? घटना कब हुई? केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपने एक परिवार का जीवन तबाह कर दिया। अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए आपने एक पीड़ित परिवार का जीवन तबाह कर दिया। आपने शर्म आनी चाहिए आपके मुख्यमंत्री को और आपके प्रशासन को। नरेंद्र मोदी शर्म आनी चाहिए आपके मुख्यमंत्री को इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। एक गैंगरेप से पीड़िता को विधायक ने उसके साथ मिलकर के बीजेपी के विधायक ने गैंगरेप किया और आपके पार्टी के जो यूनियन केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने कहा कि क्या हो गया, भूल गए आप? थाना गाजी में बीजेपी का विधायक नहीं है अभी। बीजेपी के पूर्व मंत्री जो है वो पैसे लेके गए पीड़िता के पास कि पैसे ले लीजिए। आपका राजनीतिक षड्यंत्र पूरी जनता देख चुकी है। आपके राजनीतिक षड्यंत्र और आपके मंत्री फेसबुक पर पीड़िता के फोटो डालते हैं। शर्म आनी चाहिए आपके मंत्रियों को। किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे हैं वो। आप देखिए योगेंद्र जी, आपकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सामने हमारी महिला आयोग के सदस्य ने गलती की थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्हें हटा दिया गया था महिला आयोग से। आप क्यों नहीं अपने मंत्री को हटाते हैं? उसके लिए अपराध उन्होंने अपराध किया, उसके लिए क्यों नहीं हटाते हो? वो आपका मैं महिला आयोग की सदस्य के लिए बात कर रहा हूँ, जिनको हमने महिला आयोग से हटा दिया था। आप अपने मंत्री को हटा के दिखाइए ना, आप अपने मंत्री को हटा के दिखाइए। आप अपने मंत्री को हटा के दिखाइए जिन्होंने गलती की है। अलवर में जाकर जिन्होंने अपने फेसबुक पर पीड़िता के साथ फोटो लगाई, ममता भूपेश जी ने। ममता पूरा फेसबुक देख रहा है, पूरा सबने देखा है। आप हटाइए ना उन्हें, दिखाइए जनता को कि आपने किस प्रकार की कठोर कार्रवाई की है। आपने ना प्रशासन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की, ना इस प्रकार के प्रकरणों को वो पैसे लेके गए थे मेरे भाई। आपने कोई न्याय की व्यवस्था नहीं की है। आप मामले को छुपा रहे हैं। आप सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए आपने ये कार्य किया। हम एक्शन ले रहे हैं, हम दरवाजे अगर एक्शन लेते तो इतने दिन नहीं लगता। एक पीड़ित परिवार का जीवन तबाह नहीं होता। अगर एक्शन लेते तो पीड़ित परिवार का जीवन तबाह नहीं होता। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बात धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया को, जिसने इस प्रकार के घटनाओं को देश के सामने लेकर आया है। वसुंधरा जी, आपकी सरकार की चलती तो आप उस घटना को दबा चुके होते और आपने वही कार्य किया है। आपने वही कार्य किया है। मीडिया को धन्यवाद। अगर आपने 5 साल पहले दिया होता तो राजस्थान के ये हालात नहीं होते मेरे भाई। राजस्थान के हालात आपने क्या किए थे? व्यभिचारों से राजस्थान को शर्मसार कर दिया था आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने। पूरे देश ने, पूरे राज्य ने देखा है। नहीं, जो जेल में है मलकान जी, मदेना जी, उनकी बात कर रहा हूँ। और आप उन्हें एक ऐसे आरोपी का समर्थन हासिल आपने किया जिनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जी जो जयपुर के पास ही के विधायक, जयपुर के पास ही के विधायक है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायकों के समर्थन स्वीकार कर रहे हैं आप। कहा करते थे कि वो शाम को कहा रहती है। हनुमान बेनीवाल जी की बात कर रहे हो आप, भूल गए आप जिनके क्या शब्द थे वसुंधरा जी के बारे में? और आप भूल रहे हैं राजस्थान किस प्रकार आपके पास आना चाहूंगा मैं। शर्मिंदा था आपके व्यभिचारों से। चलिए, मैं ये आप देख रहे हो चर्चाएं बहुत हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है और इसमें कोई कमी भी नहीं है। किसी नेता से आप बात कर लो, वो सॉल्यूशन का, और खैर देखिए सरकारों के काम में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका सॉल्यूशन बताया जाना चाहिए कि अब हो क्या सकता है। समीक्षा करें, एसपी के लेवल पे आप सुनवाई करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जाति या उनके वक्त ऐसा हुआ, आज हमारे वक्त ये हुआ, जो घटनाएं हैं उनकी बजाय तर्क ये दिया जाता है कि आप ये तुलनात्मक आंकड़े देखिए कि उनके वक्त ऐसा हुआ था, उनके वक्त ऐसा हुआ था। ये हर जगह की बात है। अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक अनोखा तरीका कहा जा सकता है इससे। योगेंद्र जी, समस्या है लेकिन उसका समाधान क्या है ये सोचने की आवश्यकता है। घटनाएं घटी, आगे भविष्य में नहीं हो, इनका समाधान खोजना चाहिए। अब ये हम कहें कि साहब बीजेपी के शासन में इतनी हुई, हमारे में कम हुई, इनके में ज्यादा, इनके में कम हुई, ये केवल टालने वाली बातें हैं। जनता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि शासन किसका था, किसका है। उनको चाहिए अच्छा न्याय, उनको चाहिए अच्छा प्रशासनिक कार्य।
जी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी कमियों को एक के पास उनको स्वीकार नहीं करेंगे, उनको उजागर करने की कोशिश, उनको आगे डालने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या हो गई, उसका समाधान कैसे हो। पहले गहलोत साहब ने यह घोषणा की कि हर थाने में महिला डेस्क स्थापित की जाएगी। अच्छी बात होना चाहिए। महिलाएं अपनी पीड़ा पुरुष अधिकारी को नहीं कह पाती है, इसलिए आवश्यक है कि महिला बिल्कुल पुलिस कर्मी हो। ये तो जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, कहा यह गया था कि आईएसओ थाने होंगे, हुए भी। उसके बाद में कहा गया कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा दीजिए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आज ऑनलाइन एफआईआर दर्ज आप कोई नहीं करा सकते। खोया पाया कि आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, बस उसके अलावा कुछ नथी नहीं होता है। वही ढर्रा पुलिस का है। आज आप किसी अधिकारी से मिलने चले जाइए, जब तक ऊपर से फोन नहीं आता है तो सुना नहीं जाता है। घटनाएं जितने दिन होती हैं उतने दिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट सुनवाई होती है, सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उसके बाद में वही ढाक के 3 पात अधिकारी लिख देंगे। 2 से 4 बजे तक का समय मुकर्रर किया जाता है, इस समय मिलिए, उस वक्त मिलते ही नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की पोजीशन यही है। आप सचिवालय में लिखे होंगे 2 से 3 बजे का समय, 3 से 4 का समय। आप देख लीजिए 90% अधिकारी पर्टिकुलर उसी समय गायब मिलेंगे, एक साहब मीटिंग में। भैया तो मीटिंग है, तो ये तो आप लोगों को देखने की बात है। कोई व्यक्ति बाहर से आकर के आपसे मिलना चाह रहा है, आप लिख रखा है आपने कि 2 से 3 का टाइम, 3 से 4 का वक्त, फिर क्यों लिख रखा है ये? तो मुझे लगता है कि दुरुस्त जन सुनवाई होनी चाहिए, जन सुनवाई होनी चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, और जन सुनवाई का डिस्पोजल होना चाहिए। सुनवाइयां तो बहुत हुई हैं, लेकिन अगर उसका डिस्पोजल नहीं हुआ तो जन सुनवाई का कोई फायदा नहीं है। खैर चले, सियासी दौर ऐसे ही चलते रहेंगे, जब तक सियासत है तब तक ये दौर भी चलते रहेंगे, बयार ऐसे ही चलेगी। लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि जिनके कंधों पे जो जिम्मा है वो उसे बखूबी निभाए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती इसी से रहेगी। चुने हुए जनप्रतिनिधि की जो एक उसका जज्बा है, या कहें कि उसके शोल्डर मजबूत होने चाहिए। जिन कंधों को जनता ने मजबूत बना करके ढोने के लिए बनाया है, उस पर वही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।